मैं आपके लिए रोज़ एक नए टॉपिक से श्रृंखला लाता हूँ। उसके साथ साथ व्याख्यात्मक या कहते हैं लेक्चर वाली क्लास लेकर आता हूँ। तो पूरा एकदम सेम टॉपिक से चल रहा है। अभी तक हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने आदिकाल पढ़ा। आदिकाल के बाद हम लोग ने भक्ति काल, जिसमें सगुण निर्गुण भक्ति धारा, संत काव्य धारा, कबीर, सूफी, जायसी और राम, तुलसी और कृष्ण सूरदास जी, और के साथ साथ कई संप्रदाय पढ़े। निम्बाक संप्रदाय, विठलनाथ संप्रदाय, बहुत संप्रदाय, ठीक है, निर्जनी संप्रदाय। और उसके बाद हम रीत काल हमने पढ़ा। रीत काल का समय बहुत पूछा जाता है, तो मैंने बताया था 1700 से 1900 सबसे सरल यही है, 1700 से 1900, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाए, कम से कम ना हो गए होंगे तो 1500 प्लस मॉक टेस्ट लगाए। उसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा आधुनिक काल और उपन्यास का एक बेहतरीन हम क्लास ली है, बहुत बढ़िया है। अगर आपने नहीं देखी तो देख लीजिए जाकर। और 60 सीरीज हो गई, 60 सीरीज़ हो गई हैं। तो आज और टॉपिक जो लेक्चर हैं वो कम से कम 6 टॉपिक के लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें एक ये 7वां चालू आधुनिक काल। तो आधुनिक काल देखते हैं। 1850 के उपरांत आधुनिक काल हमारा है, 1850 ईस्वी के उपरांत, ठीक है। गद्य भाग हम लोग पढ़ेंगे, जिसको भारतीय युग कहते हैं, 1850 से 1900 ईस्वी तक। चलिए, आधुनिक काल का आरंभ सन 1857, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना गया है, ठीक है। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में जो चिन्ह था रोटी कमल था, ये भी मैं बता देता हूँ, जी के पूछा जाता है। तो इस काल में हिंदी कविता पहली बार मध्यकालीन बंधे बधाए काव्य विषयों व नियमों पर लांकर समाजोन्मुख हुई। तो मतलब इससे क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक काल का आरंभ कब से, तो 1857, कब, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, ये है। दूसरा, किस काल में हिंदी कविता का पहला मध्यकालीन बंधे बंधाए काव्यों का विषयों नियमों को लांघकर समाजोन्मुख हुई, तो आधुनिक काल में हुई। तो ऐसे क्वेश्चन पुटअप होंगे। आधुनिक काल के अन्य नाम देख लेते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन में। आधुनिक में गद्य की प्रधानता को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम गद्य काल रखा। तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल किसका नाम रखा, तो भैया आधुनिक काल का नाम गद्य काल रखा, ठीक है। परंतु गद्य काल कहने से ऐसा प्रतीत होता है इसमें काव्य रचना हुई नहीं है, क्योंकि गद्य है, रचना पद में होती हैं। तो ऐसे नाम से किस काल में ऐसा लगता है प्रतीत नहीं हुई, तो आधुनिक काल में, क्योंकि गद्य है और रचनाएं पद में होती हैं, ठीक है, हुई नहीं। जबकि काव्य रचना की दृष्टि से यह काल अत्यंत समृद्ध था। अगर पूछा जाए काल रचना की दृष्टि से कौन सा काल समृद्ध था, तो भैया आधुनिक काल था, जिसे गद्य काल हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं, ऐसी स्थिति में यह नामकरण एकांगिक प्रतीत होता है, अतः विद्वानों ने इसे आधुनिक काल कहना अधिक उपयुक्त माना, इसलिए गद्य काल नहीं कहा, आधुनिक काल उपयुक्त माना। इस काल के लिए जो विभिन्न नाम दिए गए वो इस प्रकार है। देखिए, पहला पूछता है गद्य आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, एक नज़र डालते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा क्वेश्चन, वर्तमान काल आधुनिक काल को किसने कहा, भैया मिश्र बंधुओं ने कहा। तो मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन भी किया है, शिव सिंह सेंगर ने भी काल विभाजन किया है, जारग्रेशन ने भी किया है, ठीक है। और आधुनिक काल किसने कहा है, तो डॉक्टर, जो आधुनिक काल जो पूरा नाम सही किसने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और आधुनिक काल किसने कहा है, गणपति चंद्र गुप्ता, जिन्होंने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। गणपति चंद्र गुप्ता ने हिंदी का वैज्ञानिक इतिहास, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। और देखते हैं, वस्तुतः आधुनिक काल को 2 भागों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। ये देखिए कितने क्वेश्चन पुटअप हो गए। तो पहला 2 भागों में है, पहला आधुनिक काल एक पद्य भाग है और दूसरा आधुनिक काल एक गद्य भाग है। तो आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, पद्य और गद्य। भारतीय युग सन 1850 से 1900 को पुनः जागरण भी काल कहा गया है। स्वतंत्रता आंदोलन, तो किसको पुनः जागरण काल कहा गया, जो भारतीय युग है। भारतीय युग कब से स्टार्ट होता है, आधुनिक काल से। आधुनिक काल को क्या कहा गया है, गद्य काल। गद्य काल
को दो भागों में आधुनिक काल को बांटा, किसमें गद्य और पद्य में। रिवीजन ऐसे करते हो। सन 1850 से 1900 पुनः जागरण काल भी कहा जाता है। इसी काल को भारतीय युग और पुनः जागरण काल भी कहा जाता है। स्वतंत्रता आंदोलनों के कारण राष्ट्रीयता, देश प्रेमी, स्वदेशी भावना इस काल में काव्य प्रवृत्ता थी। तो ये 1857 का स्वतंत्रता चल रहा था, तो किस में चल रहा था? ये आधुनिक काल में। किस काल में? गद्य काल में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, तो जब स्वतंत्रता चल रहा था तो इसी में सामाजिक चेतना, देश प्रेम, स्वदेशी भावना आदि इसकी काव्य प्रवृत्ता होती। किस काल में देश प्रेम, स्वदेशी भावना प्रवृत्ता होती? तो हमारी आधुनिक काल में, जिसको हम गद्य काल कहते हैं। ठीक है, या फिर पुनः जागरण काल या भारतीय युग। सामाजिक चेतना के जन जागरण के लिए बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, इसीलिए पुनः जागरण काल कहा गया। किस काल में सामाजिक चेतना हुई? आधुनिक काल में। किसमें? जन जागरण, बाल विवाह, विधवा विवाह, नारी शिक्षा, छुआछूत, वर्णाश्रम, धर्म की संकीर्णता विषयों पर कविता लिखी गई। विदेशियों वस्तुओं का बहिष्कार क्यों किया गया? क्योंकि 1857 स्वतंत्र का पहला जो स्वतंत्रता संग्राम था वो यहाँ से रिलेटेड था, तो देश प्रेम की भावना स्वाभाविक है। अंग्रेजों के शोषण दमन का भी अभिव्यक्ति हुई। ठीक है, राष्ट्रीय चेतना तथा सामाजिक सुधारों के विषयों के साथ ही परंपरागत भक्ति, श्रृंगार, प्रकृति संबंध विषयों कविताएं भी हुई। हास्य, व्यंग और समस्या पूर्ति जैसी नई काव्य शैलियाँ भी विकसित हुई इस पर। तो इसमें दे देता है, ऐसे क्वेश्चन दे देता है कौन शैली नहीं हुई, कौन सी शैली है, तो कोई उठाकर दे दिया द्विवेदी युग का, ये इसमें डाल दिया, तो आपको पहचानना होता, तो इसलिए पूरा एक एक हमको समझना जरूरी है। चलिए, इस काल में यद्यपि खड़ी बोली हिंदी काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी। तो भाई किस काल में हिंदी खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी? आधुनिक काल, जिसको गद्य काल कहते हैं, पुनः जागरण काल या भारतीय युग, जो 1850 से चालू हुआ था यह। ठीक है, किंतु काव्य रचना में ब्रज का ही आधिपत्य रहा। तो ब्रज भाषा का इस काव्य में आधिपत्य रहा। काव्य रूप में मुक्तब काव्य ही लिखा गया। तो जो काव्य रूप जो लिखा गया था वो मुक्तब काव्य में लिखा गया था। किसमें? आधिपत्य हमारा ब्रज भाषा रहा, और काव्य जिसमें लिखा गया मुक्तब काव्य में लिखा गया। ठीक है, भारतीय युग कविता के क्षेत्र में आधुनिक प्रभाव को ग्रहण करने के बावजूद रीतकालीन काव्य परंपरा के सर्वथा मुक्त नहीं हो पाई। किसकी? इससे पहले हमारा क्या था? रीतकालीन के बाद ही आधुनिक काल आया कविता, जिसको गद्य काल कहते हैं। ठीक है, तो वो मुक्त नहीं हो सका था, चाहे वह काव्य विषय हो या काव्य भाषा हो। परंतु भारतीय युग की हिंदी कविता का संक्रमण युग था। अगर इसको देखा जाए तो ये काव्य जो भाषा था ये भारतीय युग की कविता का संक्रमण युग था। इस दृष्टि से इस युग की कवियों ने प्राचीन और नवीन समन्वय का मध्यम मार्ग अपनाया। तो इन्होंने प्राचीन और समन्वय का मार्ग अपनाया किस काल में? तो फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। आधुनिक काल, जिसको हम लोग गद्य काल कहते हैं, पुनः जागरण काल कहते हैं, या भारतीय युग काल कहते हैं, जो 1850 से चालू हुआ था। जो क्यों? इसमें देश प्रेम, देशभक्ति, देश भावना, छुआछूत, जन जागरण, वर्णाविचार ये सब हुए थे। तो ये क्यों हुए थे? ये क्योंकि हमारे 1857 क्रांति का उदय हुआ था, तो उससे ओतप्रोत था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में भारतीय युग के कवियों की सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन और नवीन समन्वय करने में है। वे प्राचीन नवीन समन्वय को इस ढंग से करते थे कि कहीं भी जोड़ा जाना नहीं पड़ता था। उनके हाथ पकड़कर नवीन प्राचीनता का एक विकसित रूप जाना पड़ता था। तो वही आचार्य रामचंद्र के शब्दों में कथन पंक्ति आ जाती है, एक नंबर यहाँ से मिल जाता है कि आचार्य रामचंद्र के शब्दों में क्या है। तो उन्होंने भारतीय युग के कवियों को सबसे बड़ी विशेषता प्राचीन नवीनतम समन्वय करने की बताई है। ठीक है, भारतीय हिंदू आधुनिक काल तथा हिंदी गद्य का जनक कहा जाता है। तो देखिए, भारतीय युद्ध को हिंदी क्वेश्चन पुटअप होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास आपकी टीजीटी पीजीटी की नहीं, ये किसी भी राज्य में टीजीटी पीजीटी हो, शिक्षक भर्ती हो, सुपरटेट हो, एस्टेट हो, हिंदी से जुड़ी हुई एआरओ या बीईओ बेसिक शिक्षा ऑफिसर जो हो रही खंड शिक्षा अधिकारी उसकी हो, ये सब में हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य से रिलेटेड देखिए टीजी पीजीटी जो क्लास होती है वो अपने आप में सभी जो विषयों का एक संपूर्ण क्या कहते हैं एक गठजोड़ होता है। वो जो इसको पढ़ने के बाद आप कोई भी हिंदी से रिलेटेड कोई भी अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वो क्वालिफाइड करने में आपको बहुत ही आसानी मिलेगी। ठीक है, इसमें सब चीज़ का समावेश रहता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए, चैनल को अगर सपोर्ट करना है, अगर आपको इस तरह क्लास लेनी है, इस तरह बढ़िया पढ़ना है, तो ये देखिए कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए क्लास कैसी लगी। उसके बाद आप चैनल को तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा। इससे सब्सक्राइब बेल आइकन से ये मतलब इसका तात्पर्य है
कि आप कोई भी शिक्षक भर्ती दे रहे हैं या कोई भी ऐसा रिलेटेड हिंदी से जिसमें टॉपिक आना है, हिंदी सब्जेक्ट है, चाहे कोई भी परीक्षा हो हिंदी उसमें ज़रूर आती है, तो आप जो भी ये क्लास होगी आप तक सबसे पहले पहुंचेगी जब आप बेल आइकन और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सब्सक्राइब तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर उसके बाद विद्यार्थी दैनिक जीवन से जुड़ी हुई कोई भी सूचना हो, जैसे किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन हो, शिक्षक भर्ती रिजल्ट हो, या कोई भी ऐसे जो विद्यार्थी हित के लिए कोई भी ऐसी सूचनाएं वो एग्जामिनर प्रोवाइड कराता है, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक ढांचे में ढाला गया नई काव्य प्रवृत्तियों का विकास और हिंदी गद्य की तमाम विधाओं का सूत्रपात भी कहा गया, ठीक है। चलिए, तो भारतेंद्र मैंने बताया था, भारतेंद्र युग को हिंदी आधुनिक काल तथा हिंदी गद्य काल का जनक भी कहता है। किसको? भारतेंद्र जी को, क्योंकि उन्होंने हिंदी कविताओं को रीतकालीन परिवेश से मुक्त कर आधुनिक सांचे में डाला। तो अभी तक हम लोग देख रहे थे जो पहला जो आधुनिक काल था उसमें हमारा जो रीतकालीन था वो मुक्त नहीं हो पाया था, उसको मुक्त किन्होंने किया? भारतेंद्र जी ने, क्योंकि उनको आधुनिक काल के इसलिए इनको आधुनिक काल तथा हिंदी गद्य का जनक कहा गया, क्योंकि उन्होंने रीतकाल जो इससे पहले आता था उससे उन्होंने संपूर्ण उसको आधुनिक काल के ही ढांचे में डाल दिया, जिसमें नई काव्य प्रवृत्तियों का विकास किया और हिंदी की तमाम विधाओं का सूत्रपात भी किया। तो क्वेश्चन ऐसे पुटअप होता है। अब देख लेते, भारतेंद्र जी ने कविता के साथ साथ नाटक, निबंध, आलोचना आदि अनेक गद्य विधाओं पर लेखनी चलाई है, ठीक है। तो प्रमुख कवि और काव्य रचनाएं एक नज़र में देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक जो रचनाएं काव्य हैं, ये कवि हैं, ये प्रमुख कवि हैं, उनकी काव्य रचनाएं ये एक नंबर दिलाती हैं, ठीक है। जो कुछ 7 बजे होती है, देखिए क्लास का टाइमिंग देखिए, मैंने बताया था ये 3 बजे होगी, 3 बजे नहीं होगी तो 7 बजे आपको ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है प्रेम मालिका। देखिए इनका एक याद करने का बहुत अच्छी मैंने ट्रिक बताई है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र में जहाँ जहाँ प्रेम लगा हो 90% प्रेम इन्हीं पे लगा रहता है। अगर ये ना हो तो अगर ये कहीं लिख जाए, अगर आपको नहीं आता है तो प्रेम की वजह से भारतेंद्र हरिश्चंद्र को मार देना 90% सही हो सकता है। ये ट्रिक है मेरी, ये नहीं याद कर लें सबसे अच्छा है। देखिए, प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र की हैं। वेणु गीत, वर्षा विनोद आदि 70 रचनाएं हैं इनकी। बद्री नारायण चौधरी, तो देखिए उपनाम, यहाँ पे आपने कहा था कि हर एक टॉपिक में आपको उपनाम बताऊंगा, तो प्रेम घन, तो पिछली बार टॉपिक में आया था इसका मुक्तिबोध का आया था, ऐसा कोई एग्ज़ाम में आया था कि इनका उपनाम क्या है। तो ये प्रेम घन उपनाम किस कवि का है, क्वेश्चन आता है तो आप खट से बताएंगे बद्री नारायण चौधरी का, ठीक है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं। जीर्ण जनपद, आनंद, अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला। प्रताप नारायण मिश्र की देख लेते हैं। लोकोक्ति, शतक। अब देखिए प्रेम इसमें आ गया, जिसमें मत मार दीजिएगा। प्रेम पुष्पावली, श्रृंगार विलास, मन की लहर, ठीक है। फिर जगमोहन सिंह की देख लेते हैं। जगमोहन सिंह की देख लेते हैं। प्रेम इसमें भी आ गया, ठीक है। प्रेम सप्तिलता, श्यामलता और श्यामा सरोजनी। अगर प्रेम आया है तो शायद भारतेंद्र हरिश्चंद्र को इसमें नहीं देंगे, तो आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। अगर वो नहीं है तो समझ लीजिए उनकी नहीं है, ठीक है। अंबिका दत्त व्यास, तो उनकी है पावस पचासा, सुकवि, सतसई, हो होरी, वेरी मोर इम्पॉर्टेंट है इनकी। ये राधा कृष्ण दास की बहुत बार आया। भारत 12 माशा, देश दशा, तो भारत 12 माशा वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको डाल दिए, बहुत बार पूछा गया। भारतेंद्र युद्ध की काव्य कृतियाँ देख लेते हैं। प्रवृत्तियाँ देख लेते हैं। प्रवृत्तियाँ देखिए, इसमें भारतेंद्र युग में पहला था राष्ट्रीयता की भावना थी। एक नेगेटिव डाल देगा, वो नहीं होगा, वैसे आंसर पूछ लेगा। समाज की दुर्दशा का चित्रण, श्रृंगारिता का चित्रण, भक्ति भावना का, प्राकृतिक चित्रण का, हास्य व्यंग की प्रधानता का, समस्या पूर्ति का, ब्रज भाषा की काव्य धारा के रूप में, ठीक है। इनमें से डाल दिया कोई द्विवेदी कालीन, तो वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतनी याद कर लीजिए, इसमें एक नेगेटिव डाल देगा, वही होगा। चैनल अगर आप क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। इसके बाद हम लोग द्विवेदी युग, अगला जो हमारा क्लास पढ़ेगी किसकी होगी, द्विवेदी युग को हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।